नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम कोरोना से जुड़ी कई खास खबरें आपको बताते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको राय देते हैं कि इस दौरान आप क्या करें। आज हम चर्चा करने वाले हैं उन लोगों की जो फिलहाल इस महामारी के शायद शिकार हुए हैं, लेकिन उनका जो नाम है वो वहां दर्ज नहीं हो पा रहा, जो कोरोना की महामारी से जो लोग शिकार हुए हैं उस में दर्ज नहीं हो पा रहा। यानी कि एक तरह से कहें तो हमारे देश में जितनी मौतें हुई हैं उसकी गिनती कम हुई है और ऐसा साफ हो जाता है जब आप कुछ खास इंडिकेटर्स को देखें कि आखिर कितनी शमशानों में चिताएं जल रही हैं, उसके मुकाबले कितने कोरोना की मौत के आंकड़े दर्ज हो रहे हैं, इन सब से साफ हो जाता है। लेकिन एक बात जो साफ हो जाती है इस लहर में वो ये कि मौत का आंकड़ा कहीं कहीं ज्यादा है, जितना हम दिख रहा है उससे कहीं कहीं ज्यादा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रभात झा, जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से और संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। शुक्रिया डॉक्टर झा। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब जो कोरोना की महामारी है वो गांव तक फैल चुकी है। हम ये देख रहे हैं कि गंगा नदी जैसी नदियों में अब लाशें बह के आ रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे देश में अंडर काउंटिंग या जो गिनती कम हो रही है मौतों की वो किस हद तक हो सकती है, उसका एक्सटेंट क्या हो सकता है? गांव में शहरों से ज्यादा अंडर काउंटिंग होती है। इंडिया में हर एक साल में लगभग 1 करोड़ डेथ्स होते हैं और उसमें से 70 लाख गांव में होते हैं और वहां डेथ सर्टिफिकेशन बहुत कम है। लेकिन पैंडेमिक टाइम में सब जगह गांव और शहरों में भी अंडर काउंट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो जैसे हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो गए हैं ऐसे ही जो डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स है वो भी ओवरवेल्म्ड है। तभी हम लोग को मालूम नहीं है कितने अंडर काउंट्स हैं डेथ के इंडिया, लेकिन ये क्लियर है कि काफी ज्यादा डेथ्स हो रहे हैं, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, पर्टिकुलरली गांव में। जी बिल्कुल, शायद इसका अनुमान लगाना आसान काम नहीं है, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ता है अगर अंडर काउंटिंग हो रही है? इसका क्या असर पड़ता है? क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि भाई चलिए इससे नेगेटिविटी कम फैल रही है, क्या जरूरत है इस तरह की बातों को करने में। आप क्या मानते हैं? इंडिया में वैक्सीन्स की कमी है, वो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा है कि अभी करंट प्रोग्रेस के हिसाब से जून तक 20% से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। इसलिए ही प्रायोरिटी वैक्सीनेशन की जरूरत है। किन लोगों को और किन एरिया में देना चाहिए वैक्सीन, उसके लिए जरूरत है जानकारी करने के लिए डेथ और केस डेटा की एब्सोल्यूट जरूरत है। बिना वो डेटा वो प्रायोरिटी वैक्सीनेशन हो ही नहीं सकती है। डॉक्टर झा, डेटा तो भारत में एक तरह से टॉप सीक्रेट की तरह रखा जाता है। 300 इंडियन साइंटिस्ट ने सरकार को कहा भी था चिट्ठी लिख करके कि आप कुछ खास एपिडेमियोलॉजिकल डेटा साझा कीजिए ताकि वो भी इसमें योगदान दे सकें। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार की तरफ से डेटा शेयर किया जा रहा है जितना किया जाना चाहिए? और क्योंकि अगर आपको वायरस को समझना है तो ही आप उससे लड़ सकेंगे, बिना समझे कैसे लड़ेंगे? जरूर, इंडियन गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं शेयर कर रहे हैं डेटा जैसे करना चाहिए। और केवल हम लोग को देखना है चाइना में क्या हुआ। चाइना में डेटा नहीं शेयर किए थे और अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है कि चाइना का कंट्रोल बहुत सक्सेसफुल हुई है। मेरे हिसाब से तो काफी सक्सेसफुल हुई है, लेकिन जो चाइना डेटा नहीं शेयर करते हैं तो डाउट है। और इंडिया में केसेस, डेथ्स और वैक्सीनेशन के सारा डेटा पब्लिक डोमेन पर होना चाहिए, एक वेबसाइट पर। क्यों? तब लोग समझ सकेंगे कि प्रायोरिटी एरियाज कहाँ हैं, प्रायोरिटी पॉपुलेशन कहाँ है, और पब्लिक कॉन्फिडेंस होगा कि ये साइंटिस्ट्स प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, ना कि ये पॉलिटिशियंस नहीं सेट कर रहे हैं। तो इस मामले में डेटा एब्सोल्युटली जरूरत है इंडिया में, और जल्दी से डेटा सारा वेबसाइट पर
पोस्ट कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, साइंटिस्ट इस वक्त ये तय करें कि हमारा रिस्पांस कैसा होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसा लगता है डॉक्टर झा कि सरकार की तरफ से ज्यादा फोकस, जैसे कि हमने देखा B1617 जो वेरिएंट है उसका जो नॉमेनक्लेचर नामकरण हो गया कि ये इंडियन वेरिएंट, उसको उन जैसी चीजों पे ज्यादा जाता है। बल्कि अगर आपको देखा जाए तो सरकार की तरफ से ज्यादा फोकस होना चाहिए कि उस वेरिएंट को समझने पर, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने पर। लेकिन ऐसा लगता है कि यूके में इस पर ज्यादा काम हो रहा है और भारत में कम। ये वेरिएंट्स के नाम तो रखना चाहिए जो साइंटिफिक नाम है। ऐसा नहीं कि बोलें कि इंडिया वायरस, नहीं तो चाइना वायरस, नहीं तो यूके वायरस। वो कोई लोग को वो हेल्प नहीं करेगा। लेकिन ये है, इंडिया में काफी वेरिएंट फैले हैं, केवल B1617 नहीं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट सारा देश से जल्दी से काफी सारे सैंपल सीक्वेंस करें और वो डेटा को एक वेबसाइट पर डाल देने जो सब लोग पूरे दुनिया में इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि कहाँ हो रहे हैं ये वेरिएंट स्प्रेड और क्या है उसका इम्पैक्ट। और ये एकदम सवाल तो एकदम सिंपल है, डेटा के बिना इस पेंडेमिक से निकलने का रास्ता है ही नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही नोट करना है, बिना डेटा इस पेंडेमिक से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सही कहा आपने, डेटा कोई तिजोरी में बंद करके रखने की चीज नहीं है, साइंटिस्ट के साथ साझा करने वाला ऐसा जरूरी हथियार है जिससे हम इस कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर झा। इसी मुद्दे पर अब चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजन शर्मा, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर शर्मा, आपने भी सुना, डॉक्टर झा से मैंने 1 साल पहले भी बात की थी इस मुद्दे पर, अंडर काउंटिंग पर। उस समय लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन अब जबकि लाशें बह के आ रही हैं नदियों में तो लोगों का ध्यान जा रहा है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों चांसेस ज्यादा हैं भारत में अंडर काउंटिंग के, खासतौर पे गांव देहातों में? देखिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि सिस्टेमिक डाटा कलेक्शन नहीं हो पा रही है, और जब तक हम अपने आप में एक सच्चे तरीके से मानेंगे कि हाँ हम एक पूरे पैंडेमिक में हैं, जो पैंडेमिक है, कोविड का क्राइसिस है, वो सबको पता है, परंतु उसको मान लेने से साइंटिफिक टीम को लाके एक नेशनल टास्क फोर्स तो पिछले साल से बन जानी चाहिए थी, जो हम डिमांड करते रहे। और जीनोम टेस्टिंग साइंटिस्ट, एपिडेमोलॉजिस्ट हम देख ही नहीं पा रहे हैं। जब तक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स आर नॉट देयर इन एवरी स्टेट एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, जब तक इन जिलों में नहीं है, गांव में कौन बताएगा? अब लोगों की मौत हुई, वो बताया नहीं, और जाके शमशान घाट चले गए, जिस तरह से भी अंतिम संस्कार किया। तो ये जो भय का फैक्टर है, और दूसरा सुपर स्प्रेडर तो अब सारे बन ही गए हैं, हम देख रहे हैं गांव गांव में जा रहे, पहले गांव में नहीं था ये। और तब सबसे बड़ी बात है कि इस बार युवा वर्ग ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। जी बिल्कुल। आज की डेट में ज्यादा ध्यान ऑक्सीजन की तरफ है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, चिंता की बात है। और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अगर डेटा साझा किया जाता है तो आप जैसे एक्सपर्ट्स और एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, यहां तक कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, आज की डेट में हर कंट्री का एक्सपर्ट आपके साथ आके खड़े होने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं डेटा साझा करना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर, ये तो दिस इज इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। और अभी आपने कहा था ना, जो B1N1 इंडिया वायरस, आफ्टर द दिल्ली बग, इट इज वो ये एक रूल बना था कि किसी भी वायरस को किसी कंट्री का नाम नहीं, किसी भी देश का नाम नहीं दिया जाएगा। आज देखिए ना, हमारा इतना टैलेंट है, डॉक्टर्स हैं, हमारे साथी हैं जो अमेरिका में बैठे हैं, वो टेलीमेडिसिन कर रहे हैं अपने अपने स्टेट्स के लिए। स्वामीनाथन, द WHO expert, has been appointed as advisor to government of ब्रिटेन सरकार द्वारा। एंथनी फॉसी 7 प्रेसिडेंट्स को
काउंसिल कर चुका है, जो जिन्होंने अब हमारे को दोबारा एडवाइस भी दी है। हम जब तक साइंटिफिक कम्युनिटी को कुछ बताएंगे नहीं तो हम करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, हम इस चर्चा को तो यही खत्म करते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक और मुद्दा है जो लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, वो है उनकी दूसरी डोज। कई लोग दूसरी डोज दिल्ली में लेना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, और ये ज्यादातर लोग या तो वरिष्ठ लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, या 45 प्लस हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम चर्चा करने वाले हैं दूसरी डोज का इंतजार करने वाले लोगों की। दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग हैं, और ज्यादातर उनमें से उम्र दराज लोग हैं, जो अपनी सेकंड डोज का इंतजार कर रहे हैं, खास तौर पे कोविशील्ड का, और उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही। वैसे तो वॉक इन है, लेकिन ऐसे में भी अगर वो जाते हैं तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। हमारे साथ सोनल खांडा जुड़ गई हैं, जो कि दिल्ली की निवासी हैं, और उन्हें भी अपने पेरेंट्स के लिए इस कोविशील्ड के सेकंड डोज के लिए दिक्कत हो रही है। सोनल, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? मेरी मदर का इस वक्त कोविशील्ड वैक्सीन का सेकंड डोज ड्यू है। शी इज इन दैट 6 to 8 week पीरियड बिटवीन द फर्स्ट डोज एंड द सेकंड डोज। पिछले काफ़ी दिनों में मैंने करीब 14 से 15 हॉस्पिटल्स एंड सेंटर्स को कांटेक्ट किया है, एंड दिस इज़ अ मिक्स ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड सेंटर्स। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वैक्सीन्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और नेक्स्ट लॉट कब अवेलेबल होगा उसकी भी जानकारी वो नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नमेंट सेंटर्स में कुछ में वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी और कुछ में थी, लेकिन वहाँ स्लॉट अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा जो एक गवर्नमेंट का पोर्टल है cowin.gov.in, उस पे भी हर रोज मैं काफी बार दिन में लॉग इन करके चेक करती हूँ कि अगर कोई स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं है, बट अगले 2 हफ्ते तक वहां पर भी कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। नाउ एक कंसर्न जो हमारे माइंड में इस वक्त है, माई मदर इज 66 years of age। अगर ये 6 से 8 हफ्ते का विंडो है, इफ वी लूज आउट ऑन दैट विंडो, वैक्सीनेशन प्रोसेस हमको दोबारा से करना पड़ेगा, और इज इट ओके टू वेट इट आउट? राइट, शुक्रिया सोनल। इसका जवाब देने के लिए एक्चुअली हमारे साथ डॉक्टर रंजन शर्मा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत बड़ी चिंता है ये लोगों की, वो क्या करें? अब अगर सेकंड डोज में देरी हो रही है तो क्या चिंता करने की जरूरत है? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। सडनली यूथ पोर्टल भी, सोनल जी ने ठीक कहा कि पोर्टल नहीं खुल रहे हैं, और मैंने जैसे कोवैक्सीन लगवाई थी, बट किन्हीं कारणों से वो 4 वीक्स पे सेकेंड डोज लगती है, तो ऑलमोस्ट मैं 8वें हफ्ते में जाके लगवा के आया था। सो बूस्टर डोज बाद में आ जाएगी। थोड़ी शॉर्टेज है, पोर्टल मानता हूं नहीं चल रहे, परंतु ये सारा आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। हम बाकी सारी दिल्ली में आज 125 सेंटर बंद हैं, बाकी जगह भी इसकी वैक्सीन कमी है। सीरम इंडिया ने आज कहा है कि या भारत बायोटेक ने कि 10 करोड़ डोजेस बाय अगस्त आएंगी, एंड कई सरकारों ने सरकारी पोर्टल भी ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए। डॉक्टर शर्मा, ऐसा है कि कल डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भाई कई राज्यों को कहा कि आप सेकंड डोज वालों को प्रायोरिटी दीजिए, तो फिर क्यों नहीं दिल्ली सरकार सेकंड डोज के जो खासतौर पे उम्र दराज लोग हैं उनके लिए अलग रख ले? क्योंकि वॉक इन में भी ये हो रहा है कि लोग जा रहे हैं और फिर उनको पता चलता है नहीं, डोज नहीं है। तो कुछ ऐसे सेंटर्स डेजिग्नेट कर दिए जाएं, या सेंटर्स में कुछ पोर्शन जो है, जो स्टॉक है, जो लिमिटेड स्टॉक है, उसमें भी थोड़ा सा रिजर्व नहीं किया जा सकता क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है। हरियाणा में हमारे यहाँ सेकंड डोज सबके लिए रिजर्व्ड रहती है। अब वैक्सीन नहीं है तभी 125 सेंटर बंद किए गए हैं। जब ये स्कीम शुरू की गई थी तो पहला बड़ा क्लियर क्राइटेरिया था कि यू हैव टू रिजर्व, आपने सेकंड डोज रिजर्व करके रखनी ही रखनी है। सो अगर सिस्टम में उस वैक्सीन की कमी आ रही है तभी तो 125 सेंटर बंद हुए हैं ना। तो क्या वैक्सीन स्ट्रैटेजी जो है राज्य सरकारों की, जैसे दिल्ली की हो गई, क्या उनको रिव्यू करना चाहिए? अब क्या इस तरह की अपील जानी चाहिए? मैम, वैक्सीन की सेंट्रल परचेज होती है एंड कोटाज आर एलोकेटेड। नहीं, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रही सर, स्टॉक तो उतना ही है, लेकिन अगर मेरे पास मान लीजिए 10 डोज है, 10 में से अगर मैं 8 जनरल ओपन कर रही हूं, 2 मैं साइड रख दूं कि ये सेकंड डोज वालों को ही दूंगी, मैं ये बोल रही, इस तरह की स्ट्रैटेजी में चेंज? नहीं, स्ट्रैटेजी शुरू से ऐसी ही थी।
सेकंड डोज तो रिजर्व्ड आती थी पहले से। लेकिन दिल्ली में सर वही तो दिक्कत है कि मिल नहीं रही है, ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, पर उम्मीद यही करते हैं कि अब मिलेगी। सोनल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद यही करते हैं कि जिनको सेकेंड डोज लगानी है वो जल्द लगा सके। हालांकि खबरें अब ऐसी भी आने लगी हैं कि कितने वक्त में ये सेकंड डोज लगेगी, इसको शायद रिलैक्स कर दिया जाए, लेकिन ये अभी कुछ भी इसमें पुष्टि नहीं है। उम्मीद ये करते हैं कि साफ सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि अगर 8 हफ्ते तक आपने नहीं लगाई है डोज तो क्या हम आपको प्रायोरिटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। वैसे चिंता की बात नहीं है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स है और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको फिर भी 60% के करीब तो प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो उसको बचा के रखिए। चलिए, जाते जाते हम आपको बताना चाह रहे हैं एक खास बात, वो ये कि अगर आपको वैक्सीनेशन लग रहा है या आप वैक्सीनेशन लगा चुके हैं, तो अगर आप कसरत करते हैं रेगुलर, तो इससे आपकी वैक्सीन की ताकत बढ़ जाएगी। वो कैसे? एक स्टडी के मुताबिक ये कहा गया है कि कसरत करने वालों में दूसरों के मुकाबले ज्यादा एंटीबॉडीज बन सकती हैं, और ऐसा होने का चांस 50% ज्यादा है। यानी कि एक आम आदमी जो कसरत नहीं करता है और एक आदमी जो करता है, उसके अंदर ज्यादा एंटीबॉडीज बनने का चांस 50% ज्यादा है। दरअसल एक टाइप की एंटीबॉडी होती है IgA, उसमें देखा जाता है कि वो ज्यादा बनती है, और वो एक तरह से आपके फेफड़ों में जो म्यूकस की परत है वहां पर जाकर के एक प्रोटेक्टिव परत बना देती है। इसके अलावा CD4+ T सेल, यानी कि ये सेल होते हैं, इन्हें टी हेल्पर सेल भी कहा जाता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करते हैं, ये भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वायरस के हमले के वक्त यही सेल्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को चेताते हैं कि हाँ, हमला हुआ है और कुछ कीजिए और नई एंटीबॉडीज बनाइए। तो ये सब कसरत करने से इतना कुछ आपको मिल सकता है। इसीलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि कसरत जरूर करें, डाइट का ख्याल रखें, और अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, बंद कमरों में काम करते हैं, तो जाते जाते आपको याद दिला दें कि आप 2 मास्क पहने, क्योंकि बाहर से ज्यादा कमरे के अंदर फैलता है कोरोना वायरस, उसका खतरा ज्यादा होता है। फिलहाल हमारे इस शो में इतना ही। नमस्कार।